अभी सिंगल वाला भी आएगा, ये एक जनरल रूल है। सेक्शन 20 सिर्फ ये कह रहा है कि अगर दोनों पार्टी मिस्टेक करते हैं तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा। ओके, ये सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग तो मैंडेटरी है, जो हमने सेक्शन 20 पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अभी मैंडेटरी है। क्लियर है? ओके। हाँ, फर्दर आता है आपका सेक्शन 21, मिस्टेक एज टू लॉ। तो मिस्टेक एज टू लॉ ये होता है, जस्ट एग्जांपल आप जानते हैं कि एक इंडियन लॉ हो गए और एक फॉरेनर लॉ भी हो गए। तो आप सब इंडियन लॉ को जानने के लिए बाउंड हो, बट फॉरेनर लॉ को जानने के लिए बाउंड नहीं होते हो। सो जब आप इंडियन लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक करते हो तो वो चीज वाइड नहीं होगा। क्यों वाइड नहीं होगा? क्योंकि एवरीवन इज बाउंड टू नो द इंडियन लॉ। बट वही मिस्टेक अगर फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग होती है तो वो चीज वाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि फॉरेन लॉ को जानने के लिए हम लोग बाउंड नहीं होते, इसलिए फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग अगर हमसे कोई मिस्टेक ऑफ लॉ होती है तो वहां पे वो जो एग्रीमेंट का नेचर होगा वो वाइड हो जाएगा। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। किसी को कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। सर अगर एक पार्टी ने मिस्टेक किया हो देन इट इज आल्सो वॉइड, वेदर इंडियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ। डिपेंड करेगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ है। एक्चुअली दो चीजें होती है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। तो किसके रिगार्डिंग आप मिस्टेक पूछना चाह रही हैं? नहीं, आपने सेक्शन 20 में बोला ना, व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर 20 में मिस्टेक एज टू मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। फैक्ट। हाँ, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टी के थ्रू मिस्टेक होना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 मैंडेटरी होता है। और एक पार्टी के थ्रू जब मिस्टेक होता है ना तो वो ये हो जाता है कि वो वाइड अगर कन्वर्ट भी होगा तो वाइडेबल नेचर में जाएगा, कभी वाइड नहीं जाएगा। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है ना, जैसे कि मान लो कि एक पर्सन ने मिस्टेक किया, ओके, और दूसरे पर्सन ने मिस्टेक नहीं किया। तो लाइक जिसने मिस्टेक नहीं किया एक वो हो गया, जिसने मिस्टेक किया एक दो हो गए। ओके, तो अगर जिसने मिस्टेक किया अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तब तो एक तरीके से वाइडेबल करा सकता है, वाइड नहीं करा सकता। सो वाइडेबल में क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड होता है। तो वैलिड एग्रीमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाइडेबल के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट नहीं गए तो वो लाइक वैलिड ही कंसिडर किया जाता है। और वाइड में क्या होता है कि वाइड चीजें शुरू से ही वाइड प्रिज्यूम की जाती हैं। तो अगर दोनों पार्टी अगर मिस्टेक हुई तो शुरू से ही वाइड रहेगा, वहां पे कोर्ट आप नहीं जाते तो भी वो चीजें वाइड ही प्रिज्यूम की जाएंगी। क्लियर? बट वाइडेबल की चीजों को आपको कराना पड़ता है डिक्लेरेशन बाय कोर्ट। तो इसलिए जनरली यहाँ पे दोनों पार्टी के मिस्टेक को रखा गया है, लाइक जब दोनों पार्टी मिस्टेक करेंगे तभी वाइड होगा। ओके, ओके सर। फिर भी कोई किसी को डाउट हो तो आप सब पूछ लो, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है मिस्टेक को लेकर के। एक और सेक्शन बचा है 21 मिस्टेक को लेकर, सॉरी 22 मिस्टेक को लेकर के, ये बता देते हैं फिर आप सब पूछना। सो 21 सेक्शन 21 हो गया। 22 सेक्शन कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बाय मिस्टेक बाय वन पार्टी। देखो वो आ गया ना कि जो आप पूछ रहे थे, जैसे वन पार्टी अगर मिस्टेक करता है वो भी मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर के, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे होगा अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल मेरली बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन पार्टीज टू इट बीइंग अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जनरली जैसे कि मैंने बताया कि एक पार्टी मिस्टेक करेगा तो जनरली वाइडेबल नहीं होता है जब तक कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे। क्योंकि जिसने मिस्टेक किया है मतलब जरूरी नहीं कि वो चीज वो कोर्ट में जाए ही, मतलब गया तब तो चलो कोर्ट को लगा रीजनेबल कि हाँ यहाँ पे इस चीज को वाइडेबल डिक्लेयर करना चाहिए, तब तो वाइडेबल डिक्लेयर करता है। अदरवाइज एक पर्सन का जब मिस्टेक होता है ना तो उतना एक्शन कोई नहीं लेता, तो वो चीज एक तरीके से वैलिड के ही फॉर्म में रहता है। तो मिस्टेक, अब ये भी ध्यान रखना ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर आप वाइड कराना चाहते हो तो दोनों पार्टी के थ्रू होना चाहिए, लाइक दोनों पार्टी से मिस्टेक हो। बट मिस्टेक ऑफ लॉ जो होता है ना वो चाहे सिंगल पार्टी करे चाहे दोनों पार्टी करे, दोनों सिचुएशन में वाइड होगा। ओके, लाइक इंडियन लॉ को आप अवॉइड कर रहे हो, लाइक चाहे प्रॉमिसी अवॉइड करे चाहे प्रॉमिसर अवॉइड करे चाहे दोनों अवॉइड करे, तो मिस्टेक ऑफ लॉ में सिंगल पार्टी है बोथ पार्टी कोई भी करेगा तो वाइड हो जाएगा। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वाइड कराने के लिए आपका दोनों पार्टी का होना मैंडेटरी है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ में वाइड कराने के लिए दोनों पार्टी का होना मैंडेटरी नहीं है। लाइक सिंगल पार्टी की वजह से भी वाइड हो सकता है, क्योंकि लॉ के वायलेशन में ना कोई चीज मतलब वाइड ही हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर आप लॉ का वायलेशन कर दिए तो वो इन्फोर्सिबल ही नहीं होगा। अब जब वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वाइड हो जाएगा। क्लियर है? Anyone have any questions or doubt? सर ये 2022 रिपीट कर दीजिए एक बार।
फिर से आप तीनों सेक्शन एक बार हम बता देते हैं ना, अच्छे से आप समझना। देखो इंडिया में दो चीज चलता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है जैसे जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ओके, दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ओके। और मिस्टेक ऑफ लॉ होता है कि आप जो मिस्टेक कर रहे हो ना लॉ के रिगार्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो लॉ के रिगार्डिंग अगर आप मिस्टेक करते हो, लॉ के रिगार्डिंग चाहे एक पार्टी मिस्टेक करे चाहे दोनों पार्टी मिस्टेक करे, दोनों सिचुएशन में वाइड होगा। बट इंडियन लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक की हो तो वाइड होगा, क्योंकि आप इंडियन लॉ को जानने के लिए बाउंड हो और आप मिस्टेक करते हो तो वो चीज वाइड होगा, ठीक है। फॉरेनर लॉ को आप जानने के लिए बाउंड नहीं हो, अगर वहां उसके रिगार्डिंग आप मिस्टेक करते हो तो वाइड नहीं होगा। बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक फैक्ट है, मतलब किसी स्टेटमेंट को लेकर के कोई फैक्ट होता है। तो यहाँ पे एक पर्सन वो अगर कोई फॉल्ट करेगा तो जनरली उसे वाइडेबल नहीं डिक्लेयर किया जाता, उसके लिए बहुत सारे नेसेसरी स्टेप होते वो लेने पड़ते हैं, इसलिए जनरली वाइडेबल नहीं डिक्लेयर किया जाता। बट अगर दोनों पार्टी मिस्टेक करती है तो वो चीज वाइड होती है, और वाइड चीज शुरू से वाइड होती है, तो उसमें कोई वैसा इशू या उसे फर्दर कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों पार्टी मिस्टेक करेंगे मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर के तब तो वो बिल्कुल वाइड होगा, और सिंगल पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट करेगा तो वाइडेबल नहीं होगा। और मिस्टेक ऑफ लॉ कोई भी करे, सिंगल करे डुअल करे, कोई भी करे, वो वाइड होगा। बट वो जो मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि फॉरेनर लॉ के अकॉर्डिंग। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को और कुछ पूछना है? नहीं पूछना? हेलो? नो सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। लाइक टफ चीजें इतनी ही थी, अब बहुत इजी होंगी। लाइक अब यहाँ से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो एक बार हम कवर कर देते हैं पूरा, क्योंकि शायद सर बता रहे थे 3-4 लेक्चर इसमें और मिलेंगे। तो एक संडे को भी आप सबका लेक्चर है, ओके। उसमें डेट तो मेंशन है, बट डेट के बाद जो संडे मेंशन होना चाहिए तो वो फ्राइडे ही मेंशन है, बट वो संडे है। क्लियर है? सर अभी आए नहीं इन्फॉर्मेशन हमारे लोग के पास। नहीं नहीं, वो गया है ना, टाइम टेबल आप सबके पास गया होगा ना। यस सर, टाइम Yes, टेबल sir, में it फ्राइडे है दिया हुआ है। mentioned है। हाँ, जो Yes, वो sir. फ्राइडे है लास्ट वाला, वो फ्राइडे आप डेट देखना, डेट तो संडे वाला है, ओके। बट वो संडे की जगह बाय मिस्टेक फ्राइडे लिख दिए हैं, तो संडे को आपका लेक्चर है। क्लियर है? सेम टाइम पे, लाइक 7 to 8, ओके। Yes, sir. सर ऑफलाइन ऑन मतलब ऑनलाइन ही है ना? ये ऑनलाइन ही है। एंड सेकेंड थिंग, तो एक बार हम ऐसे कवर कर लेते हैं, फिर केस लॉज है और जो सारी चीजें होंगी उसको देख लेंगे। तो एक बार हम प्रॉपर बेयर एक्ट से चीजें, मतलब जो मेन होती हैं वो हम समझ लेते हैं, ओके। क्लियर? यस सर। और जिसको जहां पे डाउट होगा वो वहीं पे पूछेगा, अदरवाइज हम लोग थोड़ा तेज भी पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा बाद में, इसलिए वहीं पे पूछ लेना, उसे 2-3 बार रिपीट कर देंगे, बट जहां पे डाउट रहेगा वहीं पूछना। अब देखो यहाँ से चीजें ना बहुत इजी स्टार्ट। सर ये आपने जो बताया था कि 22 सेक्शन तक के इम्पोर्टेंट है, तो इतना अगर कवर करते हैं तो कितने मार्क्स का कवर हो जाएगा? इतना सर आप कवर कर लेते हो तो एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स आपका हो जाएगा, ओके। इसके बाद ना दो ऐसे सेक्शन है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक इम्पॉसिबिलिटी है 56, अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इम्पॉसिबिलिटी के अलावा एक लास्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो 68 to 72 सेक्शन तक है। बस दो ही बचते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी ये वन लाइनर वाली चीजें हैं, मतलब ये बस नॉलेज के लिए एंड चीजों को कोरिलेट करके लिखने के लिए बस इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैं बता दूंगा आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? ओके। सो 23 सेक्शन क्या कह रहा है कि 23 सेक्शन को आप सब बहुत अच्छे समझना। ये कह रहा है कि जब भी कोई एग्रीमेंट होता है ना, तो उस एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन दिया गया या जो उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अगर वो लॉफुल नहीं है तो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में आप जानते हो कंसिडरेशन देना पड़ता है, और कंसिडरेशन में मैंने आपसे पैसा लिया, बट मैंने पैसे लेकर के आपको गन दिया, तो मेरे साइड से दिया गया कंसिडरेशन कैसा है? लॉफुल या अनलॉफुल? अनलॉफुल है ना? यस सर, अनलॉफुल। हाँ, ठीक। तो कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल होगा तो भी एग्रीमेंट वाइड होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट अच्छे समझना, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी रूम मतलब खाली है, वैकेंट है, मैंने उसको रेंट पे लिया, ओके। तो रूम को रेंट पे लेना बिल्कुल वैलिड है, बट जो मेरा वहां पे ऑब्जेक्ट है रूम को रेंट पे लेना, वो स्मगलिंग करना है वहां से, ओके, या कोई भी अनलॉफुल वर्क वहां से करना है। तो आप बताओ ऐसा जो एग्रीमेंट का नेचर होगा वो कैसा होगा? अनलॉफुल है ना?
ये सब अनलॉफुल होगा। void होगा सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट, तो वो भी चीजें वाइड हो जाएंगी। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि चाहे कंसिडरेशन हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो एग्रीमेंट का, अगर वो अनलॉफुल है तो वो चीजें वाइड होंगी। ओके, अब इसके अलावा और भी छोटी छोटी यहाँ पे चीजें मेंशन है, इसे बहुत अच्छे समझना। तो वो सारी चीजें तो वाइड होती हैं, इसके अलावा और किन किन चीजों को आप वाइड मान के चलोगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लाइक आपने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट को लॉ ने फॉरबिड किया है, लाइक लॉ ने प्रोहिबिट किया है, लॉ ने मना किया है, और फिर भी अगर आप वो करते हो तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा ना। यस सर। सेकंड है लाइक एक ऐसा एग्रीमेंट आपने किया जो कि वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, लाइक आपने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जो कि लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है। डिफीट इन द सेंस लॉ के प्रोविजन को अल्ट्रा वायलेट कर रहा है, अल्ट्रा वायलेट लाइक उसके बियॉन्ड वर्क जा रहा है, या उसको वायलेट कर रहा है, या उसके अगेंस्ट है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या होगा, वाइड होगा। वाइड होगा। हाँ, थर्ड है फ्रॉडुलेंट, आप फ्रॉडुलेंट नेचर का कोई एग्रीमेंट करते हो तो भी क्या होगा, वाइड होगा। ओके, फोर्थ है इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, लाइक आपने किसी को पैसा दिया और उससे पैसे दे करके बोला कि आप जाओ इसके प्रॉपर्टी को डैमेज कर दो या इस पर्सन को इंजरी कॉज कर दो। तो जब भी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हो जिस एग्रीमेंट में आप किसी पर्सन को या किसी पर्सन के प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज कराना चाहते हो, तो इस टाइप का जो एग्रीमेंट होगा वो भी क्या होगा, वाइड होगा। वाइड होगा। हाँ, थर्ड है इमोरल, इमोरल चीजें आप सबको अच्छे से पता ही होगा, लाइक इमोरल थिंग्स के रिगार्डिंग आप एग्रीमेंट करते हो वो भी वाइड होता है। एंड नेक्स्ट है इमोरल, तो क्लियर है ना, शुड आई गिव एन एग्जांपल ऑफ इमोरल एग्रीमेंट। सर दे दीजिए एग्जांपल। अच्छा, इमोरल बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक मैं क्या ही बताऊं, इसमें जो सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल दिया जाता है वो प्रोस्टिट्यूट जैसे वर्क को दिया जाता है। ओके, आप इन सब चीजों के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो बिल्कुल क्लियर कट वाइड रहती हैं, क्लियर, ओके ओके। अनैतिक। ओके, नेक्स्ट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होगा, कोई एग्जांपल आप सबके ब्रेन में है, लाइक ऐसा कौन सा एग्रीमेंट होगा जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, और जो भी एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा वो भी वाइड कंसीडर किया जाएगा। Like to keep our city clean or something like that. ओके, To allow some person to sell wine without any permit. हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, इमोरल चीजें अलग होती हैं, लाइक इमोरल एक लिमिटेड होती हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया वैसे दो चार एग्जांपल आएंगे। ओके, लाइक ऑब्ससीन चीजों को सेल करना या जो मैंने एग्जांपल दिया वो सब तो इमोरल में आ जाएंगे। बट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आपका जो एक्ट है वो इमोरल तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को वो ब्रीच कर रहा है। ओके, या जो एक होती है ना कि समाज में, लाइक सोसाइटी में जो पीस मेंटेन रहे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ब्रीच हो रही है। ओके, तो कुछ आपने रिलीजियस चीजों को लेकर के एग्रीमेंट किया, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब रिलीजियस चीजों को लेकर के आप कुछ भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ। ओके, जैसा कि सर ने बताया कि आप विदाउट लाइसेंस एक तरीके से, या विद लाइसेंस, जैसे कि आप जानते हैं वाइन सेल करने का राइट है विद लाइसेंस, बट उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है कि आप स्कूल एंड कुछ रेजिडेंशियल एरिया से मतलब कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए, लाइक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस उस एक्ट में रखा गया, वो चीज को फॉलो करना पड़ेगा आपको। वो जब आप शॉप ओपन करते हो लाइक टेम्पल या मस्जिद, इन सब से थोड़ा सा उसका डिस्टेंस होना चाहिए, बट आप उन सब चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हो, तो वो सब सारी चीजें अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। ओके, इसके अलावा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में जस्ट एग्जांपल आप इसको भी रख सकते हो, जैसे कि बहुत सारे दिवाली में आप देखते हो ना पटाखे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे वो जो होता है क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट डैमेज होता है। Pollution. हाँ, इससे कहीं ना कहीं पूरे पब्लिक को ही हार्म कॉज होता है। तो पब्लिक पॉलिसी लाइक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, लाइक जो भी पब्लिक के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं पब्लिक की जो पीस है उसको ब्रीच कर रही है, तो पब्लिक पॉलिसी के अपोज ही मानी जाएगी। वो छोटी भी चीज हो सकती है, बड़ी भी चीज हो सकती है। क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज 24 सेक्शन। ये है आपका कि लाइक जो आपने 23 में पढ़ा, अगर वही चीज पार्ट में भी हो रहा है, लाइक एक होता है फुली होना, फुल मतलब कंप्लीटली होना, एक चीज होता है पार्ट में होना, तो
अनलॉफुल, अनलॉफुल मतलब कि अगेंस्ट द लॉ। तो लॉ चीजों को आप चाहे कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ करो, चाहे लॉ चीजों को आप पार्ट में अगेंस्ट द लॉ को, सॉरी कोई एक्ट को चाहे आप पार्ट में अनलॉफुल करो या कोई एक्ट को आप फुली अनलॉफुल करो, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वाइड ही होगा। क्योंकि लॉ के अगेंस्ट जाना ना शुरू से वाइड होता है, ऐसा नहीं कि 50 के लिए लाइबल है, 50% के लिए लाइबल नहीं है। तो 24 में ये कह रहा है कि एग्रीमेंट वाइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, लाइक कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट में है तो भी पूरा का पूरा एग्रीमेंट वाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो अनलॉफुल है और अनलॉफुल चीजें कंप्लीटली वाइड प्रिज्यूम की जाती हैं। क्लियर है? कोई एग्जांपल दें। सर जो आपने किराए पे वो रेंट वाला जो एग्जांपल दिया वही आ गया ना कि पहले कुछ किया बाद में कुछ किया, पहले लीगल बाद में इलीगल। जैसे कि एक तरीके से रूम रेंट पे लेना और पैसे देना, ये पार्ट तो सही है, ओके, पहला पार्ट सही है, बट दूसरा पार्ट जो इसका मीन्स बन रहा है, मीन्स गलत हो गया, तो अब पूरा है कि पूरा एग्रीमेंट वाइड होगा। क्लियर है ना? यस सर। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है लाइक इलस्ट्रेशन फॉर्म में, उसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए प्रॉमिस टू सुपरिटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी a legal manufacturer of indigo and illegal trafficking in other article। like इसमें ये है जैसे ना कि इंडिगो जैसे एक प्रोडक्ट होता है, तो ये ने बोला बी से कि मैं आपको ये भी इंडिगो सेल करूंगा, उसके साथ साथ कुछ जैसे कहते हैं ना कि लोग मुंबई से वहां से मान लो फॉरेन से आ रहे हैं, तो कपड़े के साथ साथ उसमें गोल्ड भी छिपा लिए, ओके। तो अब सारा चीज सीज हो जाएगा। आप कहने मतलब समझे नहीं मेरा? हेलो? यस सर। ऐसे भी Yes, होता है ना, yes, जैसे yes. कि लॉरी लॉरी लेके जा रहे हो ना, और ये लॉरी में आप यस सर। लॉरी में जैसे आपने ढेर सारे ग्रेन को रखे हुए हैं, ओके, बट उस ग्रेन में अगर स्मगलिंग की चीजें भी अगर आपने थोड़ा सा भी 1 केजी 2 केजी भी रखा हुआ है, तो पूरी की पूरी लॉरी सीज होगी, हर एक चीज पे एक्शन लिया जाएगा, ना कि सिर्फ उस प्रोडक्ट को। लाइक आपकी गाड़ी भी सीज होगी, वो जो ग्रेन आपने रखा वो भी सीज होगा, और जो प्रोडक्ट है स्मगलिंग वाले वो तो होगा ही होगा। अब क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो चीजें पड़ेगी ना, काफी मतलब ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक इसे इंपॉर्टेंट आप मार्क करना। 25 में ये कहता है ना, जनरली आप एक चीज देखे होगे कि कंसिडरेशन सभी केसेस में मैंडेटरी होता है। लाइक जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाह रहे हो तो आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, बट 25 में ये कहता है कि कुछ एक्सेप्शन है, लाइक कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप एग्रीमेंट फॉर्म करते हो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो, तो आपको कंसिडरेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइक किस सिचुएशन में आपको कंसिडरेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सिचुएशन इज गिवन अंडर सेक्शन 25, ओके। पहली सिचुएशन है उसमें लव एंड अफेक्शन, ओके। लव एंड अफेक्शन क्या होता है कि जैसे कि फादर ने अपने बच्चे को बर्थडे पे कार गिफ्ट किया, ब्रदर ने अपने सिस्टर को उसके बर्थडे पे, मैरिज पे लाइक कोई चीज गिफ्ट किया। इवन देन आप सब जानते हो कि जब बच्चों की मैरिज होती है तो मैरिज में भी मतलब रिलेटिव बहुत सारे गोल्ड वोल्ड देते हैं ना, देते हैं ना? यस सर। हाँ, तो वो चीजें एज अ गिफ्ट होती हैं, तो क्या उसके लिए कंसिडरेशन जरूरी होता है? तो नहीं। गिफ्ट, हाँ, नहीं होगा ना। गिफ्ट में जब भी आप किसी को, हाँ हाँ ठीक है, एग्रीमेंट कैसे होगा फिर? वही वही मैं कह रहा हूँ ना, वही कह रहे हैं कि ये एक एक्सेप्शन है, ओके। लाइक जब भी आप किसी को कोई चीज लव एंड अफेक्शन में देते हो तो उसके लिए उससे कंसिडरेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक। तो कंसिडरेशन का पहला क्या एक्सेप्शन हो गया? लव एंड अफेक्शन, ओके। पहला क्लियर है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये गिफ्ट हम दे रहे तो एग्रीमेंट कैसे क्रिएट हुआ ये? सर एक्चुअली एक रूल ये भी होता है ना कि आप ये कहें कि मैंने यहाँ पे गिफ्ट दिया था, एग्रीमेंट कैसे क्रिएट हुआ, यही ना? यस सर। हाँ, तो होता ये है कि जैसे कि आपको किसी ने गिफ्ट किया, ठीक, तो अगर उसने गिफ्ट किया है तो इन फ्यूचर अगर जैसे वो केस कर दिया कि इनको मैंने गिफ्ट नहीं दिया था, इनको मैंने लाइक कंसिडरेशन के कोई कंसिडरेशन के फॉर्म में मतलब इनको मैंने दिया था और ये मेरे से बोले थे, इन्होंने नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में ये काम आएगा। यस ओके, सर। ओके। हाँ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं तक है, इसका सभी जगह स्कोप है, ओके। तो जब भी आपको कोई चीज मिलती है, जैसे कि आपको किसी ने एक चैन दिया, गोल्ड की चैन दिया,
ओके। और वो जाके बाद में कोर्ट में ऐसे क्लेम कर दिया, एफआईआर लिखवा दिया कि ये चैन के बदले मेरे को बोले थे अपनी बाइक देंगे, बट बाइक नहीं दिए, और इनसे एज अ कंसिडरेशन मेरे को दिलाओ, मैं इन्हें फ्री में चैन क्यों दे दूंगा। तो आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25 का क्लॉज फर्स्ट, जो इन्होंने मेरे को चैन दिया है वो लव एंड अफेक्शन में दिया है, एज अ गिफ्ट दिया है, और उस सिचुएशन में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए मैं उन्हें कोई कंसिडरेशन देने के लिए बाउंड नहीं हूँ। अगर ऐसा कोई केस होता है तो केस होता, नहीं तो कोई बात ही नहीं। क्लियर है? सर ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट को गिफ्ट में क्रिएट करना या गिफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट करना, इसी वजह से ये पॉइंट बनाया गया होगा ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपका आता है, इट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर और समथिंग विच इज प्रॉमिसर वाज लीगली कंपेबल टू डू। ओके, लाइक जैसे कि आपका किसी ने कोई काम कर दिया, जैसे क्या काम हो सकता है, कुछ एग्जांपल है आप सबके पास सेकंड वाले का? एक बार रिपीट करिए प्लीज। चलो मैं बता रहा हूँ ना, सेकंड वाले का एग्जांपल आप सब अच्छे समझना। देखो, इसमें लिखो आप सब हेडिंग इसका, जैसे पहले का हेडिंग आपने बनाया था लव एंड अफेक्शन, वैसे सेकंड का हेडिंग बनाना प्रॉमिस टू कंपनसेट। सेकंड का हेडिंग बनाना प्रॉमिस टू कंपनसेट। ओके, अब इसे अच्छे समझना। जैसे कि मान लेते हैं कि आप उसमें स्विमिंग कर रहे थे, ठीक है, और स्विमिंग आपको अच्छे से आ नहीं रही थी, और आप लोग मतलब डूबने, आप में से कोई एक डूबने लगा। ओके, तो जब आप में से कोई डूबने लगा तो आपको एक थर्ड पर्सन ने बचा लिया, जिसको आप जानते भी नहीं थे। ओके, थर्ड पर्सन ने आपको बचा लिया, और फिर आप क्या उसको कोई चीज देने के लिए बाउंड हो कि नहीं? पहले नो सर। नहीं बाउंड हो ना, बट फिर भी आपने उससे बोल दिया कि आपने मेरी लाइफ को सेव किया, इसलिए आप मेरे से परसों आकर के 1 लाख रुपए ले लेना। आपने खुशी खुशी में ऐसा बोल दिया, क्योंकि उसने आपके लिए एक एक्ट अच्छा सा किया था, आपकी लाइफ को सेव किया था, और आप खुशी खुशी में ऐसा बोल दिया, ठीक है आप मेरे से परसों आके 1 लाख रुपए ले लेना। और जब वो परसों लेने आपसे आया, ओके, तो आप बताओ, आप उस पैसे को देने के लिए बाउंड हो कि नहीं? नो सर। नहीं नहीं, हो बाउंड। आप बाउंड हो, ठीक है, आप 1 लाख देने के लिए बाउंड हो, बट उस 1 लाख के बदले वो आपको कंपनसेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। ओके, आप तो सर 1 लाख, प्लीज रिपीट, यस, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज, समझ नहीं आया। ओके, आप ध्यान से समझना ना। जैसे कि मान लो कि आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, और स्विमिंग में आपका बैलेंस बिगड़ने लगा, फिर एक आदमी ने आपकी लाइफ को सेव किया है, जो आप मतलब उसको ना तो आप जानते थे, ना तो वो आपको जानता था। क्लियर है इतना? फिर अब यहाँ पे ना जनरली आप उसको पैसे देने के लिए बाउंड नहीं हो, बट फिर भी आपने खुशी खुशी मुझसे प्रॉमिस कर लिया कि तुमने मेरी लाइफ को सेव किया है, तुम में से परसों आकर के इस एड्रेस पे 1 लाख रुपए ले लेना। जनरली आप बाउंड नहीं थे, बट प्रॉमिस आपने किया है उसको 1 लाख रुपए देने के लिए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं इतना पहले? यस सर। यस सर। फिर जिस डेट को आपने जहां पे बुलाया है, अगर वो लेने आएगा तो आप उसे वो पैसा देने के लिए बाउंड हो, पहली चीज। और जो आप पैसा दोगे उसके लिए वो आपको कोई भी कंसिडरेशन नहीं देगा। क्लियर है? सर कंसिडरेशन तो जो उसने बचाया वही हो गया। वो नहीं होगा ना, अरे वो मोरल थिंग्स है। ओके, वो तो मोरल थिंग्स है, बट उसके मोरल थिंग्स से आप खुश होकर के वॉलंटरली तरीके से प्रॉमिस कर लेते हो कि मैं तुम्हें ये दूंगा। ओके, तो अगर आप प्रॉमिस करते हो खुश होकर के उससे कोई चीज देने के लिए, तो फिर आपको वो चीज देना पड़ेगा, और उसके बदले में आप उससे कोई कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते। Is it clear? इसमें हेलो इसमें प्रूफ क्या सर, होगा? इसमें जो है कि वो प्रूफ जो साहब ने जो सतीश जी ने सवाल पूछा कि प्रूफ क्या होगा, कल हाँ, को मैं वो बता रहा हूँ। डिनाई करता है तो वो उसे कोर्ट में कैसे लेके जाएगा? सर मैं बता रहा हूँ ना, देखिए होता क्या ना कि जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल है। प्रूफ जैसे क्या रहेगा, पहला चीज जो हम प्रूफ करते हैं कोई चीज, एक होता है रिटन। ओके, अगर रिटन फॉर्मेट में दिया रहेगा तो वो रिटन चीजें प्रूफ है। ओके, और अगर रिटन फॉर्मेट में नहीं है तो किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट एक विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। कोई एक पर्सन सुना हो और वो उस पर्सन के बिहाफ पे बोलने के लिए एग्री हो। ओके, और एक लास्ट सिचुएशन हम लेते हैं कि जब पर्सन ने पैसा देने से डिनाई कर दिया और कोर्ट में केस चला गया, और कोर्ट में पैसा मतलब वो नहीं प्रूफ हो पाया कि इसने प्रॉमिस किया था 1 लाख देने को, तो उसे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा।
कहने का मतलब है कोर्ट तो तभी डिसीजन देगा जब प्रूफ मिल जाएगा। तो जब भी कोई डिमांड करता है, जब भी कोई एलिगेशन लगाता है, इट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर हो जाती है कि आप प्रूफ करो। जैसे कि मैंने बोला कि आपने मेरा 1 लाख रुपए लिया है और आप मेरे को पे नहीं कर रहे हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ चीज को मैं कैसे भी प्रूफ करूं, चाहे एक विटनेस लेकर के आऊं, चाहे फोन की रिकॉर्डिंग सुनाऊं, चाहे हैंड रिटन राइटिंग दिखाऊं, वो मेरे ऊपर है। और जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक मुझे मतलब कोर्ट आपको बाउंड नहीं कर सकता है टू पे द 1 लाख रुपीज टू मी। क्लियर है? तो सर इससे ये बात समझ में आ रही कि खुशी में अगर किसी को कोई पेमेंट प्रॉमिस कर दे तो वो लीगली बाउंड हो जाता है उसको देने के लिए? लीगली बाउंड हो जाता है, लेकिन जो डिमांड करेगा उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ये हमसे ये चीज प्रॉमिस किए थे इस चीज के लिए, और वो कोर्ट में उसको प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, हाँ, पर मतलब कहने का पर्पज है वो अगर प्रूफ कर देता है तो हम लीगली बाउंड हैं, चाहे हमने खुशी खुशी कोई भी चीज प्रॉमिस कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है खुशी खुशी और फिर आप एक तरीके से लीगली बाउंड हो जाते हो, बट जो पर्सन ऐसा क्लेम करेगा उसे ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, पर कभी खुशी में आदमी ज्यादा अमाउंट बोल देता है, जितना मतलब सपोज 1 लाख की जगह 1 करोड़ बोल देता है, और वो उसको वहां लेके जाए तो केस वाकई कहीं स्टैंड? सर एक्चुअली होगा ना, जैसे कि हम नेचर पे डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लेते हैं अगर उसकी लाइफ को सेव किया था, तो चलो अब ये लगेगा कि चलो 1 करोड़ रुपए है, बट 1 करोड़ में ये देखा जाएगा कि जिसने बोला 1 करोड़ देने के लिए उसका वो क्या है, लाइक उसकी लिमिटेशन क्या, लाइक उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, अगर सच में उसकी मंथली 10 लाख 20 लाख इनकम है और उसके लिए 1 करोड़ उतना मैटर नहीं करता, तब तो चलो वो चीज में भी पे करना पड़ जाए। ओके, बट अगर वो 10-20 हजार खुद ही अर्न करता है, वो चाह करके भी 1 करोड़ मतलब पूरे लाइफ में अर्न ही नहीं कर पाएगा, तो वहां से मतलब कोर्ट रीजनेबल अमाउंट लाइक 50,000 1 लाख देकर के उस चीज को सेटल करा देगी। और जो अमाउंट के मैटर होते हैं सर, ये टोटली कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करते हैं। वो कोर्ट सिचुएशन को देख करके अमाउंट दिलवा देगा अगर रीजनेबल केस रहा तो। क्लियर है सर? ऐसे देखे तो हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉमिसेस होता है तो अरे घर की इतना इसमें लड़ाइयाँ नहीं स्टार्ट जाना हो है आपने, जाएंगी। वो सब छोड़ो, आप प्रिंसिपल समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्लियर है ना? प्रिंसिपल तो क्लियर है इसमें ना, लाइक जो इसमें कहना चाह रहा था तो क्लियर है ना? ओके 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 सर। हाँ चलो आगे। इसमें मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो ये एक्चुअली में मोरली कंसिडरेशन तो हमें बिल्कुल पहले ही बिल्कुल हो गया। बिल्कुल आपने सही बोला कि क्योंकि हमें मोरली, अगर हाँ हमारी लाइफ सेव हो गई तो पहले हमारा कंसिडरेशन एडवांस में ही रिसीव हो गया एक्चुअली। हाँ आप कह सकते हो तो ये एज अ मोरली ही होता है, बट ये बात हो जाती है कि आपने किसी को कोई चीज प्रॉमिस कर लिया तो वो चीज तो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे है, थर्ड एक्सेप्शन जो है वो है हमारा, आप हेडिंग लिखो टाइम बार, TIME टाइम बार डेट, DEBT टाइम बार डेट। इसे बहुत अच्छे समझना। इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग, लाइक जो टाइम बार डेट होता है ना, वो प्रॉमिस राइटिंग में होना चाहिए और साइन भी होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ। ओके, इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट। आप सब माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करो आप सब। और बाय स्पेशली ऑथराइज इन बिहाफ और होली और इन पार्ट ऑफ अ डेट of which creditor might have been enforced payment but for the law for the limitation of the suit in any cases such agreement is a contract। तो इससे ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे समझना है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि ये है क्या, टाइम बार डेट होता क्या है। ऐसे समझो कि जैसे कि आपने पूजा मैम, जैसे आपने किसी एक को पैसा दिया, ओके, विपेश को आपने 1 लाख रुपए दिया और उससे आपको एक चैन लेनी थी। मान लेते हैं इनकी ज्वेलरी की शॉप थी, तो आपने 1 लाख रुपए दिया, आपको गोल्ड की चैन लेनी थी। इतना पहले क्लियर है सबको? ओके, अब बाद में क्या हुआ कि आप विपेश ने आपसे पैसा तो रख लिया बट आपको गोल्ड की चैन नहीं दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। वो लिमिटेशन पीरियड है 3 साल। ओके, लाइक अगर आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल द सूट विद इन 3 ईयर। तो लिमिटेशन पीरियड कितना हुआ? 3 साल। लाइक अगर आप चाहते हो कंपनसेशन इस केस में, तो 3 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना होगा। ओके, इतना क्लियर है? यस सर।
और बाद में क्या हुआ कि आपने 3 साल तक सूट नहीं फाइल किया। ओके, अब लिमिटेशन की वजह से जो आपके पास राइट था सूट फाइल करने का वो लैप्स हो गया, वो खत्म हो गया। ओके, बट अगर फर्दर बीपीएस ने आपसे प्रॉमिस किया वो भी राइटिंग में साइन करके कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा 1 लाख रुपए, मैं बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूं इसलिए मैं तुम्हारा 1 लाख रुपए या तुमको चैन में रिटर्न कर दूंगा, तो अगर बीपीएस ने ऐसा राइटिंग में ऐसा साइन कर लेते हैं तो वो चीज उनको देना पड़ेगा और फर्दर आप उनको कोई चीज देने के लिए बाउंड नहीं हो। इसे बोलते हैं टाइम बार डेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये मतलब क्या? हेलो सर ये सब सेक्शन 25 है। हाँ, 25 का ये थर्ड एक्सेप्शन था। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बताओ, अदरवाइज आगे बढ़े। टाइम बाद डेट। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जो लैंग्वेज बेयर एक्ट की ये समझ नहीं आई है, आपकी लैंग्वेज समझ आ गई है बट बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ आई हाँ है। मैं बता रहा हूँ, देखो बेयर एक्ट में क्या है ना, यहाँ पे मेंशन है इट इज प्रॉमिस, लाइक एक प्रॉमिस किया, किसने किया? वो पर्सन करेगा जिसके अगेंस्ट टाइम बार डेट हुआ है। ओके, तो उसने प्रॉमिस किया मेड इन राइटिंग, लाइक मैंने पहले बोला था कि जो प्रॉमिस हो रहा है वो राइटिंग में होना चाहिए। ओके, वो भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है। लाइक यहाँ पे बीपीएस के अलावा, जैसे बीपीएस बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो इनके अलावा इनके एजेंट में उस प्रॉमिस को कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे क्या कह रहा है? टू होली पार्ट और इन पार्ट आर डेट, डेट मतलब कि जो पूजा ने उनको दिया था, लाइक जो पैसा दिया था। ओके, तो उस चीज को मतलब चाहे तो पूरा 1 लाख रुपए देने के लिए प्रॉमिस कर लें या 50,000 भी कर सकते, लाइक ये ऑप्शनल होता है कि वो कितना रिटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि सूट तो जो फाइल करने का राइट तो वो तो खत्म ही हो गया था। ओके, तो यहाँ पे मेंशन है ना कि पे होली और इन पार्ट ऑफ डेट, लाइक जो डेट है वो चाहे तो कंप्लीटली पे करने के लिए बोल सकते हैं या हाफ भी पे करने के लिए बोल सकते हो, उनकी चॉइस के ऊपर है। ऑफ विच creditor might have enforced payment but for the law of limitation of the suit, मतलब कि जो पहले इन्फोर्स हो सकता था बट लॉ ऑफ द लिमिटेशन, लाइक लिमिटेशन पीरियड की वजह से वो चीज अब खत्म हो चुका है। अब क्लियर है? Now is Sir, it you clear? mean even if the limitation period is over and the contract is Then you hasn't cannot, lapsed yet, yeah, क्योंकि definitely. राइटिंग में लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. एक्चुअली होता ये है ना कि हर जैसे क्रिमिनल केसेस का लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, लाइक मर्डर हुआ है तो मर्डर को आप 50 ईयर 20 ईयर 45 ईयर्स के बाद भी केस फाइल आप और रीओपन आप करवा सकते हो, बट जो सिविल केसेस होते हैं ना उनके लिमिटेशन पीरियड होते हैं, खासतौर के कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल द सूट विद इन 3 ईयर। अगर आप विद इन 3 ईयर फाइल नहीं करते हो तो पीरियड लैप्स हो जाता है। सो आप बीपीएस से कुछ कहते हो या उनकी इच्छा होती है कि कोई बात नहीं, अगर इसका 1 लाख रुपए का फाइनेंशियली लॉस हुआ है तो वो चाहे तो वो पूरा 1 लाख रुपए रिटर्न कर सकते हैं, चाहे तो उसका हाफ या कुछ भी अमाउंट, वो उनकी चॉइस के ऊपर है। अगर वो कुछ भी अमाउंट आपको रिटर्न देने के लिए वो भी राइटिंग में विद साइन अगर वो आपसे प्रॉमिस करते हैं तो उन्हें वो चीज देना पड़ेगा। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सेक्शन बहुत इजी है, लाइक ये थोड़ा सा टब भी आपको लगा होगा तो एक बार और इसको देख लेना। कंसिडरेशन के 3 एक्सेप्शन है। पहला हो गया लव एंड अफेक्शन, लाइक जो गिफ्ट में चीजें मिलती हैं। सेकंड हो गया प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन, लाइक किसी ने आपको सेव किया, कोई हेल्प किया, उसके लिए आप प्रॉमिस कर लेते हो उसको पे करने के लिए। थर्ड, लाइक लिमिटेशन की वजह से जो राइट खत्म हो गया था उसके लिए अगर आप कोई पैसा देने के लिए फिर से एग्री हो जाते हो तो भी आपको देना पड़ेगा, बट वो जो आप एग्री होते हो वो राइटिंग एंड साइन में मैंडेटरी है होना। अब नेक्स्ट आपका आता है एक्सक्यूज मी, हाँ जी, एक्चुअल में जैसे आपने अभी बताया इस तरह हम लिखेंगे तो अनफ होगा या बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नहीं। एक्चुअली होता ही है ना कि आप बैरक के लैंग्वेज तो कभी भी नहीं लिख पाएंगे, तो आप हेडिंग तो जो मैंने बताया वही लिखेंगे। लाइक जैसे आप लिखेंगे कि सेक्शन 25 इज एन एक्सेप्शन ऑफ द कंसिडरेशन, okay, and section 25 according to section 25 3 exception is for the consideration, like for the consideration के 3 exception है, तो आप तीनों के हेडिंग मेंशन किए। लाइक फर्स्ट आपने मेंशन किया लव एंड अफेक्शन, सेकंड आपने मेंशन किया प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन, एंड थर्ड आपने मेंशन किया टाइम बार डेट। ओके, अब हेडिंग से ही हमारा आंसर क्लियर होता है, लाइक आपने हेडिंग लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, तो ये माना जाएगा कि सब चीज आपकी क्लियर है। फिर और इवन देन ना आप डायरेक्ट आप जब आप नोटबुक में ऐसी राइटिंग के साथ सेम वर्ड लिख भी दोगे ना तो भी एग्जाम नहीं पढ़ के समझ पाएगा।
ओके तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इसमें लव एंड अफेक्शन में आप अपना प्रॉपर एचएस लिखोगे, जैसे आप समझो एज इट इज आप लिखोगे, और प्रॉमिस टू कंपनसेशन में भी वो एज इट इज आप लिखोगे, इसमें भी आप एज इट इज लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बट हेडिंग और सेक्शन आपका क्लियर कट होना चाहिए, खुद से बिल्कुल क्लियर हो, स्पेसिफिक हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। ओके नेक्स्ट आता है कि कुछ चीजों को वाइड यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, इधर सारी चीजें वन लाइनर है। ओके जैसे कि मैरिज को रेस्ट्रेन करने के लिए कोई आपने एग्रीमेंट किया तो वाइड है। ओके आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई एग्जांपल दें। क्लियर है सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या 26 चल रहा है? हाँ, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज वाइड, लाइक जैसे कि मान लेते हैं कि लोग कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी का कोई अफेयर होता है, फिर वो लड़के या लड़की किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, तो किसी लड़के ने उस लड़की की मैरिज को लाइक रेस्ट्रेन करवाने के लिए, लाइक रुकवाने के लिए किसी को हायर करके पैसे दिए, तो वैसा एग्रीमेंट करना वाइड होता है। कहने का मतलब है कि आप मैरिज को रेस्ट्रेन कराने के लिए कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी से भी आप कर रहे हो, तो वो वाइड होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, बट इसका एक्सेप्शन यही है कि जिसका मैरिज रुकवा रहे हैं, अगर उसके पेरेंट्स माइनर, लाइक कहने का मतलब है कि माइनर बच्चों का अगर मैरिज रेस्ट्रेन किया जा रहा है वो तो वैलिड है, क्योंकि माइनर आप जानते हैं ना कि मैरिज की एक एज रख दी गई है 18 और 21, लाइक फीमेल शुड बी 18 ईयर एंड मेल शुड बी 21 ईयर। ओके, और वो अगर एज कंप्लीट नहीं है फिर भी वो मैरिज कर रहे हो तो पनिशेबल ऑफेंस होता है। इसलिए माइनर की आप मैरिज तो रेस्ट्रेन करवा सकते हो, बट वो मेजर है फिर भी आप रेस्ट्रेन करवा रहे हो तो वो चीज वाइड होगा एग्रीमेंट। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है एग्रीमेंट रेस्ट्रेन टू ट्रेड, लाइक किसी के ट्रेड को रोकना भी वाइड होता है। लाइक आपने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के थ्रू किसी के ट्रेड को आप रुकवा रहे हो, दैट एग्रीमेंट इज आल्सो वाइड। ओके, तो आप किसी के ट्रेड को आप नहीं रुकवा सकते, और आप सब जानते हैं कि कंपटीशन एक्ट भी है, लाइक उसमें ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज मोनोपोली क्रिएट करती हैं, छोटी कंपनीज को जो खत्म करती हैं, तो उन सब पॉलिसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो आज के टाइम पे कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़े बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन हुआ, वो किसी के छोटे भी जैसे कोई अगर ट्रेडर है तो उनके ट्रेड को रेस्ट्रेन नहीं कर सकते। अगर रेस्ट्रेन करते हैं तो उनके बीच ऐसा किया गया एग्रीमेंट भी वाइड होगा। क्लियर? ओके, बट इसका एक एक्सेप्शन है। कभी कभी क्या होता है कि आपने अपने कोई चीज सेल किया, ओके जैसे कि लोग बहुत सारी चीजों को, अपनी कंपनी की चीजों को सेल करते हैं, बट अपना एक होता है ना गुडविल होता है। गुडविल आप समझते हो? यस सर। क्या होता है गुडविल? कंपनी का नाम। ओके, लाइक जैसे कि टाटा नेम, एक मतलब नेम ही अपने आप में एक ब्रांड है, महिंद्रा, ये सब। ओके, तो अब कोई एक कंपनी है वो आपके ना गुडविल को यूज कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा एडिडास का आप शूज लेने गए या नाइकी का शूज लेने गए, तो इसके बहुत कॉपी आते हैं, लाइक कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ऐसा सुना होगा, देखा भी होगा आप सबने आई थिंक। यस सर। ओके, तो उस सिचुएशन में आप रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं। कहने का मतलब कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और आपकी कंपनी आपके नेम से चलती है, नेम इन द सेंस वो जो ब्रांड है कंपनी का उसकी वजह से चलती है, और आप किसी के साथ अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो तो ट्रेड करने का मतलब ये नहीं कि आपने अपना उसको गुडविल दे दिया है। ओके, वो ट्रेड तक लिमिटेड है, और कहीं अगर वो आपकी गुडविल को यूज करके अपने ट्रेड को और इंक्रीज कर रहा है, देन आप उसको रेस्ट्रेन कर सकते हो। उसको रेस्ट्रेन करने के लिए आप एग्रीमेंट भी कर सकते हो, तब वो वैलिड होगा। ये क्लियर है? कहने का मतलब ये कि आपकी गुडविल विदाउट आपके कंसेंट कोई भी यूज करेगा, सो यू हैव राइट टू रेस्ट्रेन द ट्रेड। क्लियर? Yes, sir, clear. नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग इज वाइड। लीगल प्रोसीडिंग ये बहुत सिंपल है। सर ये बेयर एक्ट पे जो एग्जांपल दिया है उसमें तो गुडविल सेल करने की बात करी है ना। यहाँ पे क्या है, सेविंग मतलब क्या होता है कि उसको छोड़ करके, सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल सोल्ड। ओके, तो यहाँ पे पूरा अच्छा पढ़ लो आप, जब इसको आप डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पे कह रहा है वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ बिजनेस मे एग्री विद द बायर to refrain from carrying on a similar business, okay, within specified local limits, so long as the buyer or person deriving title to the goodwill
from him carry on like a business therein provided such limit appear of the code reasonable regard being had to the nature। देखो इसमें ना मल्टीपल चीजें हैं। एक तो जैसे कि जो मैंने बताया कि आप विदाउट कंसेंट आप गुडविल किसी की यूज करोगे तो बिल्कुल रेस्ट्रेन कर सकता है। सेकंड क्या क्या होता है कि कभी कभी फ्रेंचाइजी मिलती है, तो फ्रेंचाइजी में आपने देखा होगा तो जो आप फ्रेंचाइजी लेते हो ना तो फ्रेंचाइजी के लिए आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है कि जैसे कि आपने मैकडॉनल्ड सुना होगा, ओके, या मल्टीपल कार के शोरूम्स के बारे में सुना होगा, तो लोग वो लेते हैं, एजेंसी लेते हैं। तो जब आप ये सब चीजों को लेते हो ना तो एक स्पेसिफिक एरिया आप शो करते हो, लाइक जैसे मान लिया कि गाजियाबाद, तो गाजियाबाद का भी आपको ऐसा नहीं पूरे गाजियाबाद में आप उसको सेल करोगे, पूरे गाजियाबाद में एक मतलब एजेंसी लेके आप पूरे गाजियाबाद में एजेंसी खोल दोगे, ऐसा नहीं। एक आप लेते हो तो एक ही जगह ओपन कर सकते हो और जिस एरिया के लिए हो उसी एरिया में आप ओपन कर सकते हो। उसके अलावा फर्दर अगर आप उसकी गुडविल को यूज करते हो तो वो भी रेस्ट्रेन आपके ऊपर लगा सकता है। कहने मतलब है कि स्पेसिफिक जिस चीज के लिए ले रहे हो, जैसे कि आपने मैकडॉनल्ड का बर्गर के लिए आपने पर्टिकुलर एक जगह के लिए लिया, जैसे मान लेते कोई मॉल है आपको उसमें या उसके सामने आपको ओपन करना है, सिर्फ एक शॉप के लिए उस मॉल के सामने के लिए है, तो आप वहीं पे यूज करोगे, उसके अलावा आप और कहीं उसकी गुडविल को यूज करो तो भी रेस्टोरेंट लगा देगा। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि आप गलत तरीके से किसी के भी गुडविल को अगर आप यूज करते हो किसी भी कंपनी के विदाउट उसके कंसेंट विदाउट उसके नॉलेज कैसे भी करते हो, इसमें तो चलो एक दो एग्जांपल दिया है बट मैं सारे एग्जांपल इंक्लूड कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी गुडविल को कैसे भी आप मिसयूज कर रहे हो तो वो उसको लेकर के रेस्टोरेंट लगा सकता है। क्लियर? जैसे जितनी अथॉरिटी मिली है उतना ही करा, उससे ज्यादा किया तो उसका खुद का बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा ना। अगर बिल्कुल 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 सही बात है। पर्पज है ना सर। हाँ 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 बिल्कुल सही है। वैसे आप सब इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट है रेस्ट्रेन आपका आ रहा है हाँ एग्रीमेंट रेस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग। सो लीगल प्रोसीडिंग इन द सेंस लाइक आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल करने जा रहा था, ओके, तो आपने 2-4 लोगों को हायर किया, आपने बोला इसको उठा लो, इसको केस नहीं फाइल करने दो, या उसी पर्सन को आपने बुलाया और आपने उसको थ्रेट दिया कि तुमने अगर केस फाइल किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा या मरवा दूंगा या डेथ कॉज करवा दूंगा, ऐसा कुछ आप उसको थ्रेट दे रहे हो। लाइक किसी भी तरीके से जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है या जो आपके अगेंस्ट फाइल होने वाली है उसको आप रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी आपने एग्रीमेंट किया है तो वो भी चीजें वाइड होंगी। क्लियर है? Is it clear? But once again, if we offer some proper compensation कि ठीक है तुम केस नहीं करो और इतने पैसे दे देंगे, then तो it will be void, मतलब it will be legal. Like it's applicable only civil case, not criminal case. Civil case like civil case में आप compensation दे सकते हो, but criminal cases में compensation matter ही नहीं करता। Criminal Right, cases हाँ, में punishment करने की होता है। criminal है एक्टिविटी है तो नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी ओके बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि मैंने बताया सिविल इसके एक्सेप्शन है। जैसे कि दो पार्टी हैं, ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के दो पार्टी पहले एग्रीमेंट किए थे कि अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट को हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉर्ट आउट करवाएंगे। तो दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, जिस आर्बिट्रेशन के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्हें वहीं जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आर्बिट्रेशन के लिए तो हम कोर्ट से डिमांड भी करते हैं ना, हमें आर्बिट्रेशन में जाना। वो तो करते हैं, वो तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट मेड करते टाइम लाइक बनाते टाइम आपस में कॉन्ट्रैक्ट आपस में एग्रीमेंट कर लिया था, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है। हम लोग पर्टिकुलर किसी आर्बिट्रेशन के पास जाके सूट को सॉर्ट आउट करवाएंगे तो वो चीज वैलिड होगा। वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज रेस्ट्रेंट टू द लीगल प्रोसीडिंग। क्लियर? मतलब जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी। हाँ जी चलो नेक्स्ट लाइक एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। जस्ट एग्जांपल, ये बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि अनसर्टेन चीजें हमेशा वाइड होती है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कोई शॉप है, ओके, और उस शॉप पे वो मतलब कि मल्टीपल टाइप के ऑयल को सेल करता है, लाइक उसमें मस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऐसे ऐसे करके कोकोनट ऑयल है, मतलब मल्टीपल ऑयल को सेल करता है। ठीक, एक ही शॉप है जिसमें वो मल्टीपल ऑयल को सेल करता है। मैं उसके पास गया, मैंने उससे बोला कि मेरे को 10 kg ऑयल पैक कर दो और मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। अब आप ये बताओ, अब जिसके पास मोर देन 10 टाइप के ऑयल हैं और सिर्फ मैंने ऑयल वर्ड बोला, स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरे को कौन सा ऑयल चाहिए, तो ऐसा कहना अनसर्टेन है या सर्टेन है? अनसर्टेन। तो अनसर्टेन चीजें हमेशा वाइड होंगी। क्लियर है?
ओके Is it Yes. clear? Okay. Next. तो ये सारी चीजों पे अप्लाई होगा ना, किसी भी चीज पे सब कुछ ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी अनसर्टेन चीजें हुई तो वाइड होगा, ठीक है। ये तो सर ओरली होती होंगी ना अनसर्टेन चीजें, तो क्योंकि अगर रिटर्न होंगी तो उसमें तो डिस्क्लेमर आएगा। जैसे कि रिटेन में ना बाइक वर्ड में, जैसे कि मान लो कि मैं ओल्ड बाइक को बेचता हूँ, एक पर्सन ने मतलब जल्दी जल्दी में एक एग्रीमेंट किया, रिटेन में ही किया, उसने बाइक वर्ड वहां पे मेंशन किया। अब बाइक में कौन सी बाइक, लाइक पल्सर की बाइक, वो भी उसमें सीसी भी होता है ना कि 125 सीसी या 100 सीसी या 225, मतलब जो भी है, मतलब प्रॉपर अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो वो चीज वाइड हो जाएगी, चाहे वो रिटेन हो चाहे ओरल हो। क्लियर? ओके। हाँ। नेक्स्ट है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। ओके, सो वेजर एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझना। तो जैसे कि बेट लगाना, बेटिंग, ओके, तो बेटिंग भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी चीजें वाइड होंगी। ओके, तो बेटिंग आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बट बेटिंग का एक एक्सेप्शन है हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग को इंडिया में वैलिड माना गया, लाइक हॉर्स रेसिंग पे अगर आप बेट लगाते हो वो तो वैलिड है। अदरवाइज आप क्रिकेट को लेकर के, जैसे जो आईपीएल चलता है, जो जुआ लोग खेलते हैं, ओके, इन सब चीजों को लेकर के अगर आप वेजर करते हो, लाइक बेटिंग करते हो, तो वैसा एग्रीमेंट बिल्कुल वाइड होगा। जैसे कि आप सर जुआ में हार गए पैसे, 2 लाख 4 लाख, लोग हारते भी है जीतते भी है, तो हारा हुआ पार्टी केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा एग्रीमेंट वाइड था, और वाइड चीजों के लिए आप एक्शन ही नहीं ले सकते। सर इतनी कंपनी चल रही है अभी इंडिया में ऑनलाइन वाली, ये तो सारी फिर इनवैलिड है इसका मतलब। सर होता क्या है ना कि अकॉर्डिंग टू लॉ तो सही पूछिए तो वाइड ही होनी चाहिए, बट उनसे गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है, ओके, तो जानबूझ करके नजरअंदाज करती है। अकॉर्डिंग टू लॉ तो बिल्कुल क्लियर कट वाइड है, ओके, बट होता क्या है कि उसमें आप देखना शुरू में कह देता है कि इसमें आदतें लाइक हैबिट्स हो जाती हैं, आप अपनी जोखिम पे खेलें, ऐसे करके उसमें बोलता भी है, लिखा भी रहता है, ओके, बट अब लोगों को वो रहता है कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे, तो बने और सारे डुबा देते हैं। हारने के बाद इस पे कुछ हम क्लेम नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। ये सब फ्रॉड है सर। अब तो ना ये जो ऑनलाइन चल रहा है ना, आप देखे होंगे मल्टीपल टाइम ऐसे फोन आ जाता है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हो, इतने पैसे दो फिर आप छुटोगे, नहीं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, ऐसे ऐसे कभी बोलेगा कि आप स्कॉर्पियो जीत गए, बताओ कैश में चाहिए, स्कॉर्पियो भिजवा दें, बस आपको 20,000 देना पड़ेगा। बहुत फ्रॉड हो रहा है इस टाइम, तो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि सर इंडिया में चिट फंड्स इसमें आते हैं वेजर्स में। चीट फंड ना उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। कुछ चीट फंड को तो वैलिड, जैसे कि मतलब पर्टिकुलर मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट उस टाइम में ये सब चीजें और ज्यादा चलती थी, ओके, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बट इस वाले गवर्नमेंट थोड़े से जो स्मगलिंग या गैम्बलिंग वाली चीजें हैं इन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाया, क्योंकि इसके पहले ना बहुत गैम्बलिंग होती थी, बहुत हाई लेवल पे होती थी, अभी भी हो रही है, हो सकता है कि हम लोग के नॉलेज में ना हो, मतलब होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, उतना नॉलेज में नहीं रहता, बट उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। कुछ चीट फंड वैलिड भी हैं, कुछ चीट फंड इलीगल भी हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप पूछोगे तो बिल्कुल इलीगल एंड वाइड ही होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? ओके सर। बट हॉर्स रेसिंग आप ध्यान रखना कि उसे वैलिड डिक्लेयर किया गया, आप मूवी में भी देखोगे तो वहां पे भी वो चीजें दिखती हैं, बट वो जो फाइटिंग वाइटिंग होती है वो बिल्कुल वाइड है, लाइक वेजर में ये प्रेज्यूम होता है। नेक्स्ट आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आप बहुत अच्छे समझना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप एक बार में समझ जाओगे। तो एक होता है ना कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वेजर एग्रीमेंट। तो वेजर एग्रीमेंट में क्या होता है कि वेजर एग्रीमेंट ह्यूमन करते हैं, लाइक इंसान करते हैं ना, जैसे कि हमने आपसे बोला कि अगर इंडिया ये गेम लाइक क्रिकेट जीत जाती है, इस बार का वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो इंडिया मतलब कि इंडिया के 11 प्लेयर्स जो वहां पे खेल रहे हैं, तो खेल कौन रहा है? ह्यूमन बीइंग है वो, ओके। तो जब एग्रीमेंट को करने वाले, ओके, लाइक हमने आपसे एग्रीमेंट किया, तो करने वाले और जिसके लिए किया गया, किसके लिए किया गया है? टीम के लिए। तो टीम में कौन है? ह्यूमन बीइंग है, लाइक दोनों जगह ह्यूमन बीइंग है, और जहां पे ह्यूमन बीइंग रहती है वहां पे ये चांसेस रहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वैसी चीजों को तो वेजर एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है। ओके, ये क्लियर है? पहले सर एक बार दोबारा समझा दीजिए।
फिर से आप समझना कि जैसे कि दो ह्यूमन बीइंग ने एग्रीमेंट किया, ओके, वेजर एग्रीमेंट किया, और जो दोनों ह्यूमन बीइंग ने वेजर एग्रीमेंट किया वो किसी फर्दर दो ह्यूमन बीइंग के लिए किया था। लाइक दो फर्दर जो ह्यूमन बीइंग थे वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे, तो ए ने बोला कि बी जीतेगा और सी ने बोला कि डी जीतेगा। लाइक दो ह्यूमन बीइंग ने फर्दर दो ह्यूमन बीइंग के बीच में या उनके लिए एक एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में फाइटिंग था कि जो भी फाइटिंग जीतेगा उसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, या जो हारेगा उसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जिसके मतलब जिनको लेकर के एग्रीमेंट किया गया और एग्रीमेंट करने वाले दोनों कौन है, ह्यूमन बीइंग है। जहां पे दोनों ह्यूमन बीइंग है, लाइक करने वाले कराने वाले भी, वहां पे इन्फ्लुएंस होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल है, ओके। क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट में भी बहुत सारी वो सारी चीजें हुई हैं कि पहले से क्लियर हो जाता है कि इस बार पे तुम्हें 6 खाना है, इस बार तुम्हें आउट होना है, इस बार तुम्हें 4 रन देना है, पहले से सब चीजें हो जाती है, मतलब इन्फ्लुएंस होने के चांसेस रहते हैं, ओके। तो वैसी चीजों को हम वेजर बोलते हैं और वो चीजें वाइड कंसीडर की जाएंगी। बट कंटीजेंट क्या होता है? तो कंटीजेंट में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से समझना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को करने वाले तो ह्यूमन बीइंग है, ओके। लाइक हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट था, बट जिसके लिए किए हैं वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो गॉड है, या गॉड इन द सेंस कि गॉड रियल वाले गॉड नहीं, गॉड इन द सेंस कि वो नेचुरल थिंग्स पे डिपेंड है, मतलब वो किसी ह्यूमन पे मतलब उसका कंट्रोल नहीं है। जस्ट एग्जांपल, मैंने आपसे बोला कि अगर आज बारिश हो गई, ओके, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो आप बताओ कि आप चाह करके भी आज बारिश करा सकते हो? नहीं करा सकते, नहीं करा सकते ना। नो सर। हाँ, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस का कोई मतलब ही नहीं। या आप ऐसे कहा कि अगर अर्थक्वेक आ जाए तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, और अभी अगर बारिश होने लगे, अभी अंधेरा हो जाए, ऐसा कुछ, मतलब आप ऐसा कुछ कहते हो ना कि जो ह्यूमन कंट्रोल में ना हो करके गॉड के कंट्रोल में होता है एक तरीके से, या नेचर के कंट्रोल में होता है, और फिर आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, प्रॉपर वैलिड होता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंस के चांसेस नहीं होते, ओके। तो सर तो आपने इस पे वेजर क्यों सर- मेंशन किया है? क्या इस वाले में आपने वेजर क्यों मेंशन किया? वेजर यहाँ क्या कहाँ वैलिड होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में? वेजर मैंने कहा बोला, मैंने तो कंटीजेंट बोला ना। आपने पहले वेजर समझाया ना, जैसे पहले करने और मैंने कराने वेजर वाले दोनों वेजर में include क्या था, वेजर में क्या, जैसे कि वेजर और कंटीजेंट में बस माइनर सा डिफरेंस है ना। वेजर में क्या था, जैसे कि मैंने आपसे एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट में ये था कि अगर इंडिया जीतेगी तो आप मेरे को 1 लाख रुपए दोगे, हारेगी तो मैं आपको दूंगा, ठीक। तो इंडिया टीम में जो प्लेयर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग है, उनको हम एक तरीके से मतलब पॉसिबल है कि हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ओके, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ओके। तो ये वेजर हो गया एग्रीमेंट, इतना क्लियर है? सर जो हम सट्टा लगाते हैं फिर वेजर में ही आ गया ना ये? हाँ जी, हाँ जी, पहले इतना क्लियर है आपको? यस सर। ओके। यस सर। सेकंड इसमें ये है कि मैंने आपसे बोला कि ठीक है, अगर 1 घंटे के अंदर अगर बारिश होगी तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो अब ये ना किसी ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, लाइक बारिश को ना तो मैं करा सकता हूँ ना ही आप करा सकते हो, ओके। ये नेचर के कंट्रोल में है, नेचर इन द सेंस गॉड के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हम लोग का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, इसलिए इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वैलिड होता है। अब क्लियर है? यस सर। ओके, वैलिड होता है सर? बिल्कुल Valid? वैलिड होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि आपने जो तो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये क्रिकेट हो रहा है तो ये वेजर में आ जाएगा ये? वो वेजर में जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप सब समझे नहीं? बहुत इजी है, किसको किसको नहीं समझ में, आप सब फिर से बताओ। किसको नहीं समझ में आया वेजर एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? संजय और किसको नहीं क्लियर हुआ? अरे वाह, बहुत से लोग हैं, ठीक सर है। वेजर हो गया, कंटिंजेंट नहीं समझ आया, व्हाई इज दैट वैलिड? अच्छा, मैं बता रहा हूँ। वेजर तो क्लियर है ना, लाइक सर आईपीएल को वेजर लेकर वेजर गैम्बलिंग को लेकर। मतलब वेजर रिस्क हो गया ना सर, 2 आदमी में जो रिस्क फैक्टर हुए। हाँ बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ, देखो वेजर कंटीजेंट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल में जो होगा। हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना कि जो हमारा इंश्योरेंस है ना वो कंटीजेंट पे बेस है, ओके। अगर उसको आज हम वाइड डिक्लेयर कर देते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आज हमने वाइड डिक्लेयर कर भी दिया तो इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी, ओके। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दे रहा हूँ, आप क्लियर हो जाएगा ना। पहले बताओ, वेजर तो सबको क्लियर है ना, आईपीएल में या गैम्बलिंग में सट्टे वट्टे लगाना, ये सब इसके वेजर का एग्जांपल है, ये तो क्लियर है ना।
यस सर सर। वेदर क्लियर है। हाँ, अब जो हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, पहली चीज तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे बेस है। ओके, सो जैसे कि इसमें पहला एग्जाम्पल हो गया ना बारिश को लेकर के, तो आप जानते हो कि जितने भी सारे फार्मर होते हैं ना, वो अपने फसल का बीमा कराते हैं। और बीमा में ये रहता है कि पहली चीज तो कोई भी फार्मर अपनी जो जो भी एग्रीकल्चर उन्होंने लाइक किया है उसको बेकार नहीं करवाना चाहेंगे, बट फिर भी गवर्नमेंट उनका बीमा करती है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लड आ जाता है, कभी कभी बारिश हो जाती है, और कभी कभी बहुत बारिश ही नहीं होती, मतलब किसी न किसी वजह से फसल उनकी डैमेज हो जाती है, ऐसा बहुत होता है, न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। तो उस चीज का बीमा होता है, इसलिए होता है कि चलो अगर बारिश हुई, तुम्हारा फसल डैमेज हुआ, तब तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, और अगर बारिश नहीं हुई, फसल तुम्हारा नहीं डैमेज हुआ, तो जो तुमने मेरे को पैसा दिया है, लाइक थोड़ा सा अमाउंट तो बीमा कराने के लिए आपको देना पड़ेगा, 10,000 5,000, वो आपका नहीं मिलेगा। ओके, वो इस प्रिंसिपल पे बेस है। इवन देन जैसे कि जो दुकान का भी लोग बीमा कराते हैं, आपने बाइक स्कूटी कार का भी कराया होगा, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बेस है कि अगर लग बाई चांस, पहली से तो अपना एक्सीडेंट कोई करवाना नहीं चाहेगा, ये तो आप सब जानते हो ना, कोई ये नहीं चाहेगा मेरा एक्सीडेंट हो, मैं एक्सपायर हो, ऐसे वैसे, या मेरा कार डैमेज हो, ये वो। ओके, तो अब फिर भी अगर किसी का अगर होता है, तो उसके हाथ में नहीं रहता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि गॉड ने इसका एक्सीडेंट करा दिया, और गॉड की वजह से इसका कार डैमेज हुआ है या ये एक्सपायर हो गया, फिर उसको वो चीज क्लेम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं होती है, वो किसके कंट्रोल में होती है? गॉड के कंट्रोल में होती है, नेचर के कंट्रोल में होती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर किसी ने इंश्योरेंस कराया, और इंश्योरेंस कराने के बाद जैसे किसी ने खुद ही अपनी कार को मतलब डैमेज कर दिया, खुद ही किसी ने सुसाइड कर लिया, खुद ही किसी ने अपने शॉप में आग लगा लिया, ओके, तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन मान लिया जाता है, वहां पर उसको कंपनसेशन नहीं मिलता, उसको वेजर में ला करके वाइड डिक्लेयर करा देते हैं। आप समझ गए पूरा खेल? यस सर। यस सर गॉट इट। अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, बहुत ज्यादा ही अच्छे समझ में आ गया अब तो। हाँ, तो वेजर को सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि इंश्योरेंस पॉलिसी को इन्फोर्स कर सके, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसमें ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है, तो कम से कम उसमें ह्यूमन को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना, कि आग लगना, अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, ये सब ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, और ह्यूमन को जो लॉस हुआ तो उसके लिए उनको मिलना चाहिए ना। और अगर कहीं ह्यूमन कंट्रोल की वजह से ऐसा हुआ, लाइक आपने सुना होगा कि जैसे कि कोई आदमी ये चाहे, चलो मैं 1 करोड़ की पॉलिसी ले लेता हूँ, पहला किस्त मैंने लाइक पहला प्रीमियम कोई 10,000 दिया, और पूरी पॉलिसी थी 1 करोड़ का, उसमें ये था कि अगर इस पर्सन की डेथ हो गई बीच में तो 1 करोड़ मिलेगा। तो डेथ नेचुरल डेथ होनी चाहिए, नेचुरल इन द सेंस डेथ बाय गॉड होना चाहिए। अगर कहीं उसने खुद से सुसाइड हुआ और ऐसा प्रूफ हो गया, तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लाइक कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। इसमें Clear? एक पॉइंट है हाँ, कि इसमें भी कंसिडरेशन होना जरूरी है ना। अब ये क्या नहीं, जैसे इंश्योरेंस में हम कुछ प्रीमियम देते हैं, तो वही तो क्या ये कंसिडरेशन है, नहीं होना चाहिए ना इसमें? तो वही तो कंसिडर कह तो रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी वो होना चाहिए कंसिडरेशन। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे, सभी जगह कंसिडरेशन होना चाहिए, तो जो हम प्रीमियम देते हैं ना, वही कंसिडरेशन रहता है। ओके, नहीं, मैं वही क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं ना, जैसे 2 बैट लगा लेते हैं, अगर आज बारिश होगी 1 लाख रुपए की, तो नहीं हो, मान लो हो गई तो 1 लाख देंगे, तो वो तो इनवैलिड होगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर इसमें लाइफ इंश्योरेंस को ये बेयर एक्ट में लिखा है, अलग रखा गया, ऐसा क्यों? एक्चुअली ना कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस या प्रोसीजर लॉ हमारे एक जनरल लॉ है, ओके, बट जनरल लॉ में कुछ चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि इंश्योरेंस लॉ हो गया। इंश्योरेंस में ऐसा नहीं कि 1 ही 2 4 चीजें हैं, अगर 1 2 3 4 चीजें होती तो उसको इसी में कंट्रोल कर लिया जाता है, इसी कॉन्ट्रैक्ट में बता देते हैं। बट इंश्योरेंस में इतनी चीजें हैं कि उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाना जरूरी था। लाइक ऐसे समझो कि आपकी फैमिली में 100 लोग हैं, तो क्या एक घर में रहना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, तो उनके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट आप वो घर सोचोगे ही। वैसे आप देखोगे ना, तो आपकी जो आईपीसी है, तो आईपीसी में ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट है, लाइक सारे टॉपिक हैं, जैसे कि रेस है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, इंश्योरेंस को लेकर के है, मोटर व्हीकल को लेकर के, डॉरी डेथ को लेकर के है। लेकिन अपने आप में जो मैंने अभी नाम बताया ना, ये सब्जेक्ट भी अपने आप में कहीं ना कहीं इतने लार्ज हैं कि इनके लिए स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया, लाइक डॉरी प्रोविजन एक्ट बनाया गया, बच्चों के लिए जुवेनाइल बनाया गया, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो बहुत सारे प्रोविजन और बीएनएस में कर भी देते हैं ना, तो कम से कम 3-4 हजार उसमें सेक्शन हो जाते हैं, तो बड़ा हैवी सा लगता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कर दिया ताकि कोर्ट को भी ईजी हो, लोगों को पढ़ने में ईजी हो।
सर लाइफ में हम एक अलग से एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, इसीलिए इसको हटाया मुझे लगा। हाँ, अलग से एग्रीमेंट, और इसमें मल्टीपल प्रोविजंस हो जाते हैं ना। जब भी एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी, जैसे कोई भी चीज बड़ा हो जाता है ना तो सेपरेट हो जाता है बस। जैसे हमारी फैमिली में होती है, जैसे अभी हम लोग अपने फादर के बच्चे हैं तो हम लोग छोटे छोटे हैं तो उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन जब हमारा खुद की फैमिली होगी, हमारे भाई के भी जैसे कि बड़ी फैमिली होगी, तो दोनों सेपरेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बट वही ये भी है कि जब उसमें मल्टीपल प्रोविजंस आ जाते हैं तो एक नया लॉ बन जाता है। ओके क्लियर है? सर हॉर्स रेसिंग किस में आता है? वो वैलिड माना जाएगा, लाइक वो तो आएगा एक तरीके से वेजर में ही, बट वो वेजर का एक्सेप्शन होकर के वो वैलिड होगा, क्योंकि कुछ ऐसे गेम हैं जिन्हें इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। ओके, नेचर उसका वैसे ही है, वेजर ही जैसा है, बट उसे एज एक्सेप्शन करके वैलिड कर दिए हैं। सर घोड़े का दौड़ना भी एक्ट ऑफ गॉड ही है, वो हम कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो वो होते हैं ना, वो जॉकी होते हैं, लाइक वो उसको चलाते हैं, बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। तो फिर तो सर कैसीनो भी होना चाहिए। हो ना, अब वो आप जाने दीजिए, जो लॉ में हम लोग वही पढ़े। क्या नहीं, होना चाहिए, क्या- गोवा में तो कैसीनो है, चलता है। हाँ, तो रजिस्टर्ड होते हैं ना, रजिस्टर्ड होते हैं वो। तो वो भी एक्सेप्शन होगा। जो चीजें रजिस्टर्ड है, लॉ ने रिकॉग्नाइज कर दिया, परमिट दे दिया है, वो चल रही है। हेलो सर अब ये वन लाइनर ही आएगा ये सारा? इधर वन लाइनर है, सिर्फ आपके सेक्शन